जोलिया अपने साथियों समेत बरसबन की एक कोठी के बड़े कमरे में मौजूद थी। उस कोठी का इंतज़ाम बलाशर ने किया था और वो साहिल से सीधे उस कोठी में पहुंचे थे और बलाशर उन्हें यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। उन सब के चेहरे बुझे हुए थे। समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या खेल है। इमरान एक तंजीम से दूसरी और दूसरी से तीसरी तंजीम के हाथों शिफ्ट होता चला जा रहा है और ख़ुद उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। आखिर इमरान क्यों उनकी कैद से खुद नहीं निकल पा रहा? जोलिया ने कहा। असल में इमरान की शिफ्टिंग इस कदर तेज़ी से हो रही है कि उसे शायद पूरी तरह संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर किसी तरह से इमरान से हमारा राब्ता हो जाए तो शायद बात बन जाए, लेकिन अब उसे कहाँ तलाश किया जाए? सफदर ने कहा। यह बात तो तय है कि इमरान यहाँ बरसबन में है, वरना जैकब के हेलीकॉप्टर को बरसबन के साहिल के करीब समुंदर में न डबोया जाता। और दूसरी बात यह कि एक्रेमियन अड्डे पर हाथ साफ करने वाली तंजीम कोई छोटी तंजीम नहीं हो सकती। इसलिए हमें यहाँ ऐसी तंजीमों के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए जो इस काबिल हों। मुझे यकीन है कि इस तरह हम इमरान को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। वेरी गुड, ये वाकई बेहतरीन मशवरा है कैप्टन शकील। मेरा ख्याल है कि हमें बलाशर पर तकिया करने की बजाय खुद भी काम करना चाहिए, जोलिया ने कहा। लेकिन एक बात और भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। मादाम डेसी जैसी औरत सिर्फ हमारे वादे की बिना पर हमें इस तरह आज़ाद नहीं कर सकती, और उसे ये भी मालूम है कि हमारा ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है। अगर उसने किसी ग्रुप के ज़रिए निगरानी नहीं कराई तो लाजमन उसने हमारे साथ कोई साइंसी खेल खेला है। ऐसा ना हो कि जैसे ही हम इमरान का सुराग लगाएं और हम पर टूट पड़े, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो अब तक हमें मालूम हो चुका होता, जोलिया ने कहा। डेसी की बात छोड़ो, जब उसका वक्त आएगा हम खुद उसे निपट लेंगे। हमें पहले इमरान को तलाश करना चाहिए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान हर बार चिकनी मछली की तरह हमारे हाथ से फिसल जाता है। न जाने ये तलाश कब ख़त्म होगी, जोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वैसे एक बात है मिस जोलिया, अब तक हमने इमरान को जिस सरगर्मी से तलाश किया है उसे ये तलाश इंतहाई सरगर्म तलाश कही जा सकती है। मेरा मतलब है हार्ट सर्च। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। लेकिन ये हार्ट सर्च अभी तो हार्ट ही है, न जाने कब कोल्ड होगी, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। मेरा ख्याल है कि हमें चीफ को एक बार फिर रिपोर्ट देनी होगी। चीफ यकीनन हमारी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा होगा, जोलिया ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता उसने सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और पहले उसने लाउडर का बटन दबाया कि सफदर ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। क्या हुआ? क्या मतलब? जोलिया ने चौंक कर पूछा। मिस जोलिया, कैप्टन शकील की बात दुरुस्त हो सकती है। हमारी साइंसी निगरानी हो रही होगी, इसलिए चीफ का नंबर मत डायल करें और ना कोई बात करें, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। फिर पहले इस बात को चेक कर लिया जाए, जोलिया ने कहा, और उसके साथ ही वो यकलख्त उछल पड़ी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अचानक कोई ख़ास बात याद आ गई हो। क्या हुआ? सफदर ने चौंक कर पूछा और बाकी साथी भी बेइख्तियार चौंक पड़े। मेरे ज़हन में एक बात मुसलसल खटक रही थी, लेकिन मेरे शऊर में ये बात ना आ रही थी। मैं ज़रा बाथरूम से हो आऊँ, फिर बताती हूँ, जोलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठकर तेज़ी से मुल्हका बाथरूम की तरफ बढ़ गई और सब एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। सफदर साहब,
अगर आप इजाज़त दें तो मैं और जोसेफ आप साहिबान से अलहदा रहकर मास्टर को तलाश करें। अब तक खामोश बैठे हुए जवाना ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अब अलहदा काम करने की ज़रूरत नहीं है जवाना, अब हमें मिलकर काम करना होगा। सफदर ने कहा, लेकिन आपके साथ रहकर हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम बेकार हो गए। जवाना ने तंज़िया अंदाज में कहा। तुम अलहदा क्या करोगे? सफदर ने पूछा। मास्टर को ही तलाश करेंगे और क्या करेंगे, जवाना ने जवाब दिया। मिस जोलिया से पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे दें तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, सफदर ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि जवाना कुछ जवाब देता, उसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जोलिया बाथरूम से बाहर आ गई। उसका चेहरा देखकर वो सब चौंक कर उठ खड़े हुए। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। क्या हुआ जोलिया? तनवीर ने बेचैन होकर पूछा। कुछ नहीं, उस मादाम डेसी ने ये बटन मेरी रान की खाल के अंदर सी दिया था। उसका ख्याल था कि इस तरह ये किसी सूरत भी चेक ना हो सकेगा। मुझे चलते हुए रान के हिस्से में हल्की सी कसक महसूस होती थी, जैसे कोई रग खिंच सी गई हो, लेकिन वहाँ दर्द न था, इसलिए मैंने ख्याल न किया। लेकिन मेरे जहन में मुसलसल खलिश मौजूद थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे चेक करना चाहिए। चुनांचे मैंने बाथरूम में जाकर बाकायदा चेक किया तो मुझे वो जगह देखकर मालूम हो गया कि अंदर कोई चीज़ मौजूद है। मैंने बाथरूम में मौजूद शेविंग बॉक्स से ब्लेड निकालकर खुद ही उस जगह का ऑपरेशन किया और ये बटन निकाल लिया। लेकिन इस ऑपरेशन से काफ़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था, इसलिए मरहम पट्टी तो हो गई है, लेकिन बहरहाल तकलीफ़ अभी तक हो रही है। जोलिया ने कुर्सी पर बैठकर तफसील बताते हुए कहा, ओह, ये तो इंतहाई जदीद टेलीव्यू बटन है, लेकिन ये तो बेकार है। सफदर ने उसके हाथ से बटन लेते हुए कहा, मैंने ही उसे बेकार किया है। मैंने खून बहने की परवाह नहीं की और सबसे पहले ब्लेड की मदद से उसे बेकार किया है, जोलिया ने कहा। तनवीर, फ्रिज में जूस की बोतलें मौजूद हैं, मिस जोलिया को जूस पिलाओ, सफदर ने तनवीर से कहा। तो तनवीर तेज़ी से एक कोने में मौजूद फ्रिज की तरफ बढ़ गया। तो कैप्टन शकील की बात दुरुस्त थी। बहरहाल आपने हिम्मत की है मिस जोलिया, सफदर ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। तो जोलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। शुक्रिया सफदर, मजबूरी थी, मुझे खुद ही ये सब कुछ करना था। अगर सालेह साथ होती तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती, जोलिया ने कहा। और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे तनवीर ने जूस का एक डब्बा खोलकर और उसमें स्ट्रॉ डालकर जोलिया के हाथ में दे दिया और जोलिया जूस सिप करने लगी। मिस जोलिया, मैं और जोसेफ आपसे अलहदा रहकर मास्टर की तलाश करना चाहते हैं। वैसे तो चीफ ने हमें अलहदा टीम बनाकर भेजा था, लेकिन अब बहरहाल आप मास्टर की जगह टीम की लीडर हैं, इसलिए आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, जवाना ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया जवाना, अगर तुम अलहदा रहकर काम करना चाहते हो मुझे कोई एतराज़ हो सकता है, लेकिन चंद मिनट ठहर जाओ, मैं अब चीफ से बात करती हूँ, इससे तुम्हारे मुतल्लिक हदायत भी ले लेती हूँ, जोलिया ने जूस का डब्बा मेज़ पर रखते हुए कहा। तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। अब तो मैं चीफ को फ़ोन कर सकती हूँ ना, जोलिया ने रिसीवर उठाते हुए सफदर की तरफ देखते हुए कहा। और सफदर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। जोलिया ने लाउडर का बटन प्रेस किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो। राब्ता कायम होते ही चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जोलिया बोल रही हूँ बॉस, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर पहले फ़ोन से लेकर अब तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात तफसील से बता दिए। और इसके साथ साथ ही उसने ये तजवीज़ भी बता दी कि वो अब किसी मुखबरी करने वाली तंजीम से रब्ता करके इमरान की तलाश करना चाहते हैं। जोसेफ कहाँ है?
एक्स्ट्रो ने उसकी तफसील सुनने के बाद कहा तो जोलिया के साथ साथ बाकी साथी भी चौंक पड़े। उन सब के लिए चीफ का यह सवाल इंतहाई गैर मुतवक्के था। मौजूद है चीफ, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसे मेरी बात कराओ, चीफ ने कहा तो जोसेफ अपनी कुर्सी से उठा और जोलिया के करीब आकर उसने रिसीवर ले लिया। यस चीफ, जोसेफ ने कहा। जोसेफ, तुम्हें और जवाना को अलहदा भेजने का मकसद ये था कि तुम अपने मखसूस अंदाज में इमरान को तलाश करो, लेकिन तुमने वहां जाकर कुछ भी नहीं किया। चीफ का लहजा बेहद सर्द था। न जाने क्या बात कि बॉस की गुमशुदगी ने मुझे मुर्दा कर दिया है। मुझे यूं लगता है कि मेरे जिस्म से रूह निकल गई हो। मैं मर चुका हूं चीफ। जोसेफ का लहजा वाकई नीम मुर्दा सा था। जोसेफ, तो तुम्हें अपनी रूह की तलाश ज़्यादा सरगर्मी से करनी चाहिए। तुम अफ्रीका के परिंसों और अफ्रीका में विच डॉक्टर खुशबू का अमल करके भी तलाश करते हैं। तुम्हें यकीनन ये अमल मालूम होगा। तुम कोशिश करो, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। चीफ ने कहा तो जोसेफ के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा। यूं महसूस होता था जैसे चीफ ने बात ना की हो, उसके जिस्म पर कोड़ा मार दिया हो। ओह ओह चीफ, आपने मुझे ज़िंदा कर दिया है। आपने ये बात करके मुझे ज़िंदा कर दिया है। मैं बॉस की तलाश के लिए खुशबू का अमल ज़रूर करूँगा। मैं अब उसे तलाश कर लूँगा। अब मैं अपनी रूह को तलाश कर लूँगा। शुक्रिया चीफ, बेहद शुक्रिया। अब जोसेफ अपने बॉस को तलाश कर लेगा। जोसेफ ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। उसकी आंखों में यकलख तेज चमक उभर आई थी। उसका ढीला पड़ा हुआ जिस्म यकलख तन सा गया था। यूं महसूस होता था कि जैसे किसी मुर्दा जिस्म में अचानक जिंदगी की रमक नमूदार हो गई हो। तुम और जवाना अलहदा काम करोगे। रिसीवर मिस जोलिया को दे दो, चीफ ने कहा तो जोसेफ ने रिसीवर जोलिया के हाथ में दे दिया और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अब उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे वो इस महफिल में पूरी तरह शरीक हो, वरना उससे पहले तो उसके बैठने का अंदाज बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। जोलिया, तुम अपने साथियों समेत अलहदा काम करोगी। अलबत्ता जवाना को तुमने 05 ट्रांसमीटर दे देना है ताकि तुम दोनों पार्टियों में से जो भी पहले इमरान का सुराग लगा ले वो दूसरी पार्टी को कॉल करे। और तुम अपने साथियों समेत ब्रिस्बेन में वाक़या होटल ग्रीनवुड के हेड सुपरवाइज़र अलेक्जेंडर मैकमिलन से मिलो। उसे तुमने एक्स्ट्रो का हवाला देना है। मैकमिलन के पास एक ऐसा जरिया है जैसे वो बहरहाल इमरान को तलाश कर लेगा, लेकिन तुमने उसके सामने इमरान का नाम नहीं लेना बल्कि प्रिंस ऑफ डंप का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। खुदा हाफिज, चीफ ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो जोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। तो फिर हमें इजाज़त है मिस जोलिया, जवाना और जोसेफ दोनों ने उठते हुए कहा। सफदर, जवाना को 05 ट्रांसमीटर दे दो। और जोसेफ और जवाना, तुमने ख्याल रखना है जैसे ही तुम्हें इमरान के बारे में कोई ठोस क्ल्यू मिले तो तुमने मुझे फ़ौरन इतला देनी है। जोलिया ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर सफदर से 05 ट्रांसमीटर लेकर वो दोनों इन्हें खुदा हाफिज कहकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सफदर, तुम साथ चलो। मैं अब जल्द अज जल्द इस हेड सुपरवाइज़र से मिलना चाहती हूँ, जोलिया ने उठते हुए कहा। हम सब चलेंगे मिस जोलिया, वरना फिर यहाँ वापस आने और साथियों को साथ लेने में वक्त ज़ाया होगा। सफदर ने कहा। ठीक है चलो, जोलिया ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। और फिर थोड़ी देर बाद वो कोठी में पहले से मौजूद कार में सवार ब्रिस्बेन की मेन रोड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उन्होंने रवानगी से पहले नक्शे पर होटल ग्रीनवुड को मार्क कर लिया था। ये हेड सुपरवाइज़र का ताल्लुक यकीनन फॉरेन सर्विस से होगा जो उसे एक्स्ट्रो का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इतने दूर दराज इलाके में किसी हेड सुपरवाइज़र को फॉरेन सर्विस में शामिल करने का क्या मकसद हो सकता है, तनवीर ने कहा।
सिगरेट सर्विस सिर्फ चंद मेंबर्स पर ही मुश्तमिल नहीं हुआ करती। हर मुल्क की सिगरेट सर्विस इंतहाई वसी और बाखबर इदारा होती है और उसका जाल न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। यही वजह है कि चीफ हर मामले में पूरी तरह बाखबर रहता है, सफ्तर ने जवाब दिया। लेकिन किसी होटल का हेड सुपरवाइजर पाकेशिया की क्या खिदमत सर अंजाम दे सकता है, तनवीर ने कहा। वो बज़ाहिर तो हेड सुपरवाइजर ही होगा, लेकिन उसमें क्या सलाहियतें होगी उसका अंदाज़ा तुम्हें उस मुलाकात से ही हो जाएगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद कार होटल ग्रीनवुड की आलीशान इमारत के कंपाउंड गेट में मुड़ी और फिर एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई। ड्राइविंग सीट पर कैप्टन शकील था, जबकि साइड सीट पर जोलिया और अगली सीट पर तनवीर और सफदर बैठे हुए थे। कार पार्किंग में रोककर वो सब नीचे उतरे और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। सिवाय जोलिया के बाकी सब साथी एक्रेमियन मेकअप में थे। होटल का हाल खासा वसी था, लेकिन इस वक्त हाल तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। इक्का दुक्का मेज़ों पर चंद औरतें और मर्द बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हाल की सजावट और उसमें मौजूद अफराद से साफ मालूम होता था कि ये होटल यहाँ के आला तबके के लिए बनाया गया है। वो सब एक मेज़ के गिर्द बैठ गए तो एक वेटरेस या तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। हॉट कॉफ़ी, जोलिया ने वेटरेस से कहा तो वेटरेस सर हिलाती हुई वापस मुड़ने लगी। एक मिनट, जोलिया ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। यहाँ हेड सुपरवाइज़र होते हैं मिस्टर अलेक्जेंडर मैकमलन। मैं पहले यहाँ आई थी तो उनसे मुलाकात हुई थी। क्या वो अब भी यहीं होते हैं, जोलिया ने कहा। यस मैडम, वेटरेस ने मौदमाना लहजे में जवाब दिया। क्या अब वो होटल में मौजूद हैं, जोलिया ने कहा। यस मैडम, वो अपने ऑफिस में हैं, वेटरेस ने जवाब दिया। ओके, उन्हें हमारी तरफ से दावत दे दो कि वो हॉट कॉफ़ी की एक प्याली हमारे साथ पी लें, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जी बेहतर मादाम, लेकिन वेटरेस ने कदरे झिझकते हुए कहा। जोलियाना फिटरवाटर, मेरा तलक स्विट्ज़रलैंड से है, जोलिया ने कहा। यस मैडम, वेटरेस ने कहा और तेजी से मुड़ गई। उसके ऑफिस में जाकर मिल लेते, सफदर ने कहा। नहीं, इस तरह लोग मशकूक हो सकते थे। हो सकता है कि मादाम डेसी के आदमी जहां मौजूद हों, जोलिया ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र आदमी जिसके जिस्म पर होटल की मखसूस यूनिफॉर्म थी, उनकी मेज की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मेरा नाम अलेक्जेंडर मैकमिलन है और मैं यहाँ हेड सुपरवाइज़र हूँ, उसने करीब आकर जोलिया और उसके साथियों को गौर से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर उलझन के तसरात नुमायां थे। जाहिर है जोलिया उससे पहली बार मिल रही थी, जबकि वेटरेस ने उसे बताया होगा कि जोलिया पहले भी उसे मिल चुकी है। मेरा नाम जोलियाना फिटरवाटर है, मिस्टर मैकमलन। हमारा ताल्लुक पाकेशिया के एक्स्ट्रो से है, जोलिया ने कहा तो मैकमिलन बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए थे। ओह ओह, अच्छा, अब समझा। ठीक है, शुक्रिया, मैकमिलन ने मुस्कुराते हुए कहा और जोलिया के साथ मौजूद खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसी लम्हे वेटरेस ने आकर काफ़ी सर्व करनी शुरू कर दी। आपका नाम प्रिंस ऑफ डंप की ज़बानी मैंने एक बार सुना था। अब आपने हवाला दिया है तो मुझे याद आ गया है, ये आपके साथी, मैकमिलन ने सफदर और दूसरे साथियों की तरफ देखते हुए उस वक्त कहा, जब वेटरेस काफ़ी सर्व करके वापस चली गई। मिस्टर मैकमिलन, प्रिंस ऑफ डंप के सिलसिले में आपसे तफसीली गुफ्तगू करनी है। चीफ ने आपका हवाला दिया है, ये प्रिंस के ही साथी हैं और इस वक्त हम सब मेकअप में हैं, जोलिया ने कहा। तो आप काफ़ी पीकर
इस सड़क पर दाएं तरफ वाक़या ग्रैंड बार पहुंच जाएं। वहां काउंटर पर आपने मेरा नाम लेना है, आपको मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर वहां इत्मीनान से बातचीत हो सकेगी, मैकमिलन ने जवाब देते हुए कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। काफ़ी पीने के बाद मैकमिलन उठा और उसने बड़े रस्मी अंदाज में जोलिया और दूसरे साथियों का शुक्रिया अदा किया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। जोलिया और उसके साथी कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर जोलिया ने वेटरेस को बुलाकर बिल अदा किया और वो सब उठकर होटल के हॉल से बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद उनकी कार होटल के कंपाउंड गेट से निकलकर दाएं हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर उन्हें एक छोटी सी इमारत नजर आ गई जिस पर ग्रैंड बार का नेवन साइन मौजूद था। इमारत के बाहर कई कारें मौजूद थीं। कैप्टन शकील ने जो ड्राइविंग सीट पर था कार एक मुनासिब जगह पर रोकी और फिर वो सब नीचे उतर आए। कैप्टन शकील ने कार पार्क की और वो सब बार के मेन गेट की तरफ बढ़ गए। बार का हाल ज्यादा बड़ा तो ना था लेकिन औरतों और मर्दों से खचाखच भरा हुआ था। शराब की तेज बू के साथ साथ सिगरेटों का धुआं भी वहां मौजूद था। यहाँ मौजूद अफराद का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था लेकिन एक्रेमियन की तादाद काफ़ी थी। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिस पर 2 मर्द और 2 औरतें शराब सर्व करने में मसरूफ थे। जोलिया अपने साथियों समेत काउंटर की तरफ बढ़ गई। मिस्टर अलेक्जेंडर मैकमिलन से मिलना है, जोलिया ने एक लड़की से मुखातिब होकर कहा तो लड़की ने चौंक कर उन सबको देखा और फिर मुस्कुरा दी। यस मिस, लड़की ने कहा और उसके साथ ही उसने एक तरफ मौजूद वेटर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मिस साहबा और उनके साथियों को स्पेशल रूम में ले जाओ, मैकमिलन के पास, काउंटर गर्ल ने इस वेटर से कहा। यस आइए मिस, वेटर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो उन्हें लेकर एक राहदारी में से गुजरता हुआ उसके आखिरी सिरे पर पहुंच गया। आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा था जिस पर स्पेशल रूम की प्लेट लगी हुई थी। अंदर तशरीफ ले जाइए, मैकमिलन अंदर मौजूद है, वेटर ने कहा और वापस मुड़कर जोलिया ने दरवाजे को दबाया तो वो अंदर से बंद न था, इसलिए खुलता चला गया। जोलिया अंदर दाखिल हुई और उसके साथी भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारों के साथ सोफे रखे हुए थे। दरमियान में बड़ी सी मेज थी। कमरे में मैकमिलन मौजूद था जो उन्हें अंदर आते देखकर खड़ा हो गया। तशरीफ लाइए, मैकमिलन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर उन सब के बैठने पर वो आगे बढ़ा और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके साइड की दीवार पर मौजूद स्विच पैनल का एक बटन दबा दिया। अब ये कमरा हर तरह से महफूज हो चुका है, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं, मैकमिलन ने वापस आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। मिस्टर मैकमिलन, प्रिंस ऑफ टम्प को पाकेशिया से पुरअसरार अंदाज में अगवा कर लिया गया है, जोलिया ने कहा और फिर उसने अब तक होने वाली तमाम पेशरफ्त भी मुख्तसर तौर पर बता दी। मैकमिलन खामोश बैठा सुनता रहा, उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अब चीफ ने तुम्हारा रेफरेंस दिया है कि तुम्हारे पास कोई ख़ास तरीका है जिससे तुम प्रिंस को तलाश कर लोगे, जोलिया ने आखिर में कहा। क्या आप चीफ से मेरी बात करा सकती हो, मैकमिलन ने संजीदा लहजे में कहा। जब मैंने चीफ का रेफरेंस दे दिया है तो फिर, जोलिया ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। आई एम सॉरी मिस जोलिया, मेरा मकसद आप पर शक करना नहीं था। मैं चीफ से एक ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं किसी दुरुस्त नतीजे पर पहुँच सकता हूँ, मैकमिलन ने माजरत ख़ाहाना लहजे में कहा। क्या आपका चीफ से बराह रास्त रब्ता नहीं है, सफदर ने पूछा। जी नहीं, मेरा रब्ता एक और ज़रिए से होता है। वैसे चीफ अगर चाहे तो मुझे बराह रास्त हुक्म भी दे सकता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता और मुझे बहरहाल उनसे बराह रास्त रब्ते की इजाज़त नहीं है और ना ही मुझे उनके फ़ोन नंबर का इल्म है, मैकमिलन ने जवाब देते हुए कहा। आप चीफ से क्या बात डिस्कस करना चाहते हैं, आप पहले हमें बताएं, सफदर ने इसरार किया। आप मेरी बात करा दें,
अगर आपके जहन में ये ख्याल हो कि मैं इस तरह चीफ का नंबर मालूम कर लूँगा तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। मैकमिलन ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, आप कमरे से बाहर जाएं। मैं फ़ोन करके आपको कॉल कर लेती हूँ। जोलिया ने बगैर किसी लगी लपटी के साफ बात कर दी तो मैकमिलन उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर चला गया। जोलिया ने रिसीवर उठाया और कुछ देर तक उससे आने वाली मखसूस आवाज़ सुनती रही। वो ये चेक कर रही थी कि इस फ़ोन की कोई एक्सटेंशन तो नहीं है। फिर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मिस जोलिया, लाउडर का बटन प्रेस करो ताकि हम सब भी बातचीत सुन सकें, सफ्तर ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। एक्स्ट्रो। दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद एक्स्ट्रो की आवाज़ सुनाई दी। जोलिया बोल रही हूँ बॉस, जोलिया ने कहा और फिर मैकमिलन से मिलने और उसकी फरमाइश की तफसील बता दी। मैकमिलन इस वक्त कहाँ है? चीफ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने नंबर डायल करने से पहले उसे कमरे से बाहर भिजवा दिया था, जोलिया ने कहा। गुड, अब उसे बुलाओ और मेरी बात कराओ, चीफ ने तहसीन आमेज लहजे में कहा तो जोलिया का चेहरा मुसर्रत से चमक उठा। जाहिर है चीफ की तारीफ से ऐसा तो होना ही था। सफदर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद मैकमिलन अंदर आ गया। उसने खुद ही दरवाज़ा बंद करके स्विच पैनल का बटन दबा दिया और फिर आगे बढ़कर उसने रिसीवर जोलिया के हाथ से ले लिया। मैं अलेक्जेंडर मैकमिलन बोल रहा हूँ जनाब। मैकमिलन का लहजा बेहद मुअद्दबाना था। एक्स्ट्रो की सर्द आवाज़ सुनाई दी। सर मैं आपसे ये मालूम करना चाहता था कि प्रिंस ऑफ डंप की तलाश के लिए आपने वाकई X01 को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है? मैकमिलन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, लेकिन उसके बाद इंतहाई तेज़ रफ्तार एक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा, चीफ ने जवाब देते हुए कहा। यस सर, ये तो वाकई ज़रूरी होगा, मैकमिलन ने जवाब दिया। मिस जोलिया से मेरी बात कराओ, चीफ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और मैकमिलन ने रिसीवर जोलिया की तरफ बढ़ा दिया। यस सर मैं जोलिया बोल रही हूँ, जोलिया ने कहा। प्रिंस ऑफ डंप को फौरी बरामद करना ज़रूरी हो गया है, इसलिए मैंने तुम लोगों को मैकमिलन से रब्ता की हदायत की थी। मैकमिलन खसूसी रेस की मदद से प्रिंस को तलाश करेगा, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने प्रिंस को बरामद करने के लिए इंतहाई तेज रफ्तार एक्शन करना होगा, वरना प्रिंस हलाक भी हो सकता है, चीफ ने कहा। सर, प्रिंस की हलाकत का रिस्क तो बहुत बड़ा रिस्क है, जोलिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मौत जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए ये रिस्क लिया जा सकता है। अलबत्ता तुमने एक्शन में कोई सुस्ती नहीं करनी। चीफ का लहजा सर्द हो गया। यस सर, ठीक है सर, जोलिया ने जवाब दिया। रिसीवर मैकमिलन को दो, चीफ ने कहा और जोलिया ने रिसीवर मैकमिलन की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, मैकमिलन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या तुम X01 के अलावा प्रिंस ऑफ डंप को ट्रेस नहीं कर सकते? चीफ ने कहा। सर, कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन आपको तो इल्म है कि इस इलाके में बेशुमार ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जिन पर शक किया जा सकता है। बारी बारी हर एक को चेक करने में तो काफ़ी अर्सा लग सकता है, और इस दौरान प्रिंस ऑफ डंप के खिलाफ वो लोग कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब जैसे आप हुक्म करें, इसीलिए मैंने आपसे इजाज़त तलब की है, मैकमिलन ने जवाब दिया। स्पेशल X01 रेज इस्तेमाल हो सकती है? चीफ ने पूछा। यस सर, हो तो सकती है,
लेकिन उसके लिए मुझे पहले वेस्टर्न कॉमन से उन्हें खसूसी तौर पर मंगवाना पड़ेगा और उसमें जाहिर है कुछ अरसा लग सकता है। मैकमिलन ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। कितना अरसा लग सकता है? चीफ ने पूछा। 24 घंटे कम अज़ कम तो लग जाएंगे, मैकमिलन ने जवाब दिया। तुम खुद चार्टर्ड तैयारे के जरिए जाओ और ले आओ तो कितना अरसा लग जाएगा? चीफ ने पूछा। चीफ के पूछने पर मैकमिलन ने बताया, फिर भी 18 घंटे तो बाहर हाल लग जाएंगे चीफ, मैकमिलन ने जवाब दिया। ओके, तुम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसे लाओ और फिर उसे ही इस्तेमाल करो, उसे रिस्क खासा कम हो जाएगा, चीफ ने कहा। लेकिन चीफ, X01 रेज के इस्तेमाल से एक्रेमियन चेकिंग सेंटर X01 को फौरी चेक कर लेंगे, मैकमिलन ने कहा। प्रिंस ऑफ डंप की ज़िंदगी से ये सेंटर ज़्यादा कीमती नहीं है। जैसे मैंने हुक्म दिया है वैसे करो और मिस जोलिया को चेकिंग के नताइज से फौरी आगाह करना ताकि वो एक्शन करके प्रिंस ऑफ डंप को बरामद करे और फिर जैसे ही प्रिंस ऑफ डंप बरामद हो तुमने फौरी तौर पर उसे कारमन पहुंचाकर उसका इलाज कराना है, चीफ ने कहा। यस चीफ, मैकमिलन ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया। आपकी रिहाइश कहाँ है? मैकमिलन ने जोलिया से मुखातिब होकर पूछा तो जोलिया ने उसे रिहायशी कोठी का नंबर और कॉलोनी का नाम बता दिया। ठीक है, आप वापस जाएं, मैं स्पेशल X01 कारमन से लाकर आपको इत्तला कर दूंगा, फिर आप प्रिंस की बरामदगी के लिए एक्शन की तैयारी कर लेंगी तो मैं उसे इस्तेमाल कर लूँगा, मैकमिलन ने कहा। ये X01 रेज क्या है और इससे प्रिंस की ज़िंदगी को किस किस्म का ख़तरा लाहक हो सकता है, मुझे तफसील बताओ। जोलिया के पूछने पर उसने तफसील बताना शुरू की। मादाम, कारमन साइंसदानों ने ऐसी मखसूस इजाद रेज की है जो 1000 किलोमीटर के दायरे में फैल जाती है और इस दायरे में मौजूद हर जानदार की तस्वीरें मशीन को भेज देती है, लेकिन मशीन में मौजूद सुपर कंप्यूटर में जिस आदमी को चेक करना हो उसकी तस्वीर पहले ही फीड कर दी जाती है। इसलिए तमाम तस्वीर को छोड़कर सिर्फ उस आदमी की तस्वीर को कंप्यूटर मौसूल करता है। उसके साथ ही 1000 किलोमीटर का नक्शा भी कंप्यूटर में फीड होता है। इसलिए ये रेज इस आदमी को ट्रेस करके उसकी तस्वीर भेजती है। उसकी लोकेशन कंप्यूटर पर मार्क हो जाती है। इस तरह उस आदमी को ट्रेस कर दिया जाता है। ये सारा अमल चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है और उसके साथ ही कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। लेकिन इन रेज का एक इंतहाई खौफनाक साइड इफेक्ट है कि जिसकी तस्वीर कंप्यूटर कबूल करता है और फिर लोकेशन चेक करता है, उतने वक्फे में रेज उस आदमी के जिस्म के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म के खलियात की तोड़फोड़ शुरू कर देती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। और अगर इस तोड़फोड़ का फौरी और बर वक्त मखसूस इलाज कर दिया जाए तो वो आदमी होश में आ जाता है, लेकिन कम अज़ कम एक हफ्ते तक वो तेज़ हरकत नहीं कर सकता। उसका जिस्म तकरीबन मफलूज सा रहता है और अगर फौरी और बर वक्त इलाज ना किया जा सके तो वो आदमी हलाक हो जाता है। साइंसदानों ने इस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने की बेपनाह कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 2 घंटों का वक्फा देने में कामयाब हो सके हैं। मतलब है कि ट्रेस होने से 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उस आदमी का इलाज शुरू हो जाए तो वो बच जाएगा, वरना नहीं। अलबत्ता मज़ीद कोशिश के बाद वो स्पेशल रेज तैयार कर सके हैं जिनका वक्फा 6 घंटे है, लेकिन ये रेज इस कदर कीमती है कि उन्हें आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर उनकी माहियत ऐसी होती है कि आम चेकिंग मशीन उन रेज को चेक कर लेती है। इस तरह मुखालिफ पार्टियाँ उस इंतहाई कीमती X01 सेंटर को भी तबाह कर देती हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन प्रिंस ऑफ डंप की ज़िंदगी बचाने के लिए चीफ ने ना सिर्फ ये स्पेशल रेज इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, बल्कि एक लिहाज से इस अहम तरीन सेंटर की तबाही का ख़तरा भी मोल ले लिया है। मैकमिलन ने तफसील बताते हुए कहा, यह सेंटर क्या पकेशिया सीक्रेट सर्विस का है? सफदर ने पूछा। जी हाँ,
ये दुनिया के हर मुल्क में कैम किया गया है, मैकमिलन ने कहा। लेकिन क्या इसे सिर्फ यही काम लिया जा सकता है? इस बार कैप्टन शकील ने पूछा। जी नहीं, ये तो इसका खसूसी इस्तेमाल है, वरना इसकी मदद से आमतौर पर टारगेट चेकिंग की जाती है। मतलब यह कि किसी खास दिफाई अड्डे की तफसीलात वगैरह हासिल करना और ऐसे ही दूसरे काम, मैकमिलन ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि इन स्पेशल रेज के इस्तेमाल के बाद इमरान को हमें 6 घंटे के अंदर अंदर बरामद करके उसका इलाज शुरू कराना होगा, जोलिया ने कहा। 6 घंटे तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा है, उसे बहरहाल कम से कम होना चाहिए, मैकमिलन ने जवाब दिया। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, आप हमें इत्ला देंगे, जोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही बाकी साथी भी उठकर खड़े हुए और फिर वो सब एक एक करके उस स्पेशल रूम से बाहर आ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।